आप सभी का स्वागत है। सभी को प्रणाम। तो शुरू करते हैं। ये रही चैनल की डिस्क्लेमर। पहले हम समझेंगे कि ब्रह्म और ब्रह्मांड जो शब्द है वो सिमिलर साउंड करता है, लेकिन जब हम पाश्चात्य भाषा में आते हैं वो यूनिवर्स हो जाता है और ये सोल हो जाता है। और सोल से सोलर सिस्टम क्रिएट होती है, लेकिन उसके बीच में कोई लिंक नहीं है। सब में सेपरेशन है और कोई सिमिलरिटी हम देखते नहीं हैं। तो आज हम एक ऐसे व्यक्ति जो आध्यात्म जगत में और विज्ञान जगत में दोनों में नाम किए और उनके पिछले 100 साल से भी ऊपर की इनकी खोज है, जिससे हम ये पूरा पता लगाएंगे विज्ञान के आधार पर और अध्यात्म के आधार पर ब्रह्म और ब्रह्मांड एक हैं। तो उनके कुछ फाइंडिंग्स है, वो पहले हम डिस्कस करेंगे। और ये जो भी व्यक्ति हैं उनका नाम है वाल्टर रसल। तो साल 1921 में एक ऐसे व्यक्ति विज्ञान जगत में सामने आए जो आध्यात्म जगत में भी उनका एक प्रोफाउंड एक्सपीरियंस रहा। और खुद को ये बताने लगे कि वो 39 डेज तक वो समाधि के स्थिति में थे। और उन्होंने काफ़ी खोज किया कि ये कौन सा स्थिति है, लेकिन उनको ये खबर पड़ी कि ये ट्रांस की स्थिति है, जिसमें श्वास भी चल रही है और वो सपने जैसा एक अलग रियलिटी को अनुभव कर रहे हैं। वो स्थिति में उन्होंने पूरे ब्रह्मांड में जो जो नियम आज अभी भी इस भौतिक जगत में हमें इतना एडवांस टेक्नोलॉजी आने के बाद भी जो चीज़ें पता नहीं है, उन्होंने वो चीज़ खोज करके प्राप्त किया। फिर उसके ऊपर शोध किया कि ये कितना सच है कितना नहीं है, और उसके ऊपर उन्होंने कुछ बुक्स भी लिखी। तो उन्होंने पहली चीज़ बताया कि जो वास्तविकता हम आज के दुनिया में जगत में देख रहे हैं, भौतिक जगत में, बिल्कुल वैसा है ही नहीं। और हम यूनिवर्स से कहीं से भी कोई एंगल में भी अलग नहीं है, कटे नहीं हैं, या ऐसा कह सकते हैं कि हमारे बीच में कोई डिफरेंस है ही नहीं, हम एक हैं। और उन्होंने एक ही वाक्य कहा कि हम सभी ब्रह्मांड है। और ब्रह्मांड जो है मनुष्य के रूप में हम हैं। केवल फर्क उतना है कि वही ब्रह्मांड एक मनुष्य शरीर धारण किया है, इसीलिए हम एक दूसरे को अलग देखते हैं और अनुभव करते हैं कि एक दूसरे से अलग है। अदरवाइज ईच एंड एवरी ह्यूमन बीइंग इज यूनिवर्स। और जब ये मनुष्य को समझ में आएगा, हो सकता है कि उसकी पूरा दुनिया, पूरा रियलिटी, पूरा जगत जिसके ऊपर वो विश्वास करता आया है कि ये ऐसा ही है और सब में विविधता है, डिफरेंशिएशन है, सेपरेशन है, अलगाव है, वो उस पूरा बिलीफ सिस्टम को हिला देगा। और चेतना जो है वो सोर्स की तरह वो ट्रैवल करता है हर एक मानव में। इवन उससे आगे बढ़कर उन्होंने कहा कि अगर हम नॉलेज को देखें और नॉलेज के फ्लो को समझें, तो वो चेतना है जो उस नॉलेज का वाहक है और हम सभी के अंदर फ्लो हो रहा है करके। जो साथी, जो साधक ये
स्थिति को अनुभव करते हैं, ये वाक्य को और सरलता से वो अनुभव कर सकते हैं या तो समझ सकते हैं। अदरवाइज ऑब्जेक्टिव वे में कहे या तो सब्जेक्टिव वे में कहा जाए, लॉजिकली अगर हम सोचें तो हमको ये सेंटेंस शायद 5 या 10 बार पढ़ना पड़ेगा, उसके बारे में खोज करनी पड़ेगी ये कैसा है करके। उस पॉइंट पर भी हम आज डिस्कस करेंगे आने वाले स्लाइड में। तो ये सारे जो खोज हैं उन्होंने उस समय के 1921 से लेकर 25 तक उनके नज़र में जितने भी टॉप दिमाग वाले थे उसमें भौतिक शास्त्रवादी थे और कुछ मैथमेटिशियन थे, इन्वेंटर्स थे, साइंटिस्ट थे, उन सबको उन्होंने भेजा और सब ने उसको खारिज कर दिया। केवल एक व्यक्ति है जिन्होंने एक सीक्रेट लेटर में उनको मैसेज दिया कि आपने जो ये सारा खोज किया है, मानवता उसके लिए रेडी नहीं है, और आप ऐसा कीजिए, ये नॉलेज को एक वॉल्ट मतलब ऐसा जो तिजोरी टाइप का होती है जहाँ पे बंद करके एक समय काल के लिए छोड़ देते हैं, वैसे एक जगह पे आप इसको हजारों वर्ष तक रख दीजिए और भूल जाइए। जब मानवता रेडी होगा तब उसको मिलेगा करके। लेकिन उसके ऊपर भी हमने खोज किया, क्या निकोला टेस्ला ने ये बात असल में ऐसा ही कहा था या उससे अलग था। तो पता चला कि इसमें भी मिलावट किया गया, क्योंकि जो पूरा ये भौतिक जगत को कंट्रोल करते हैं वो चाहते हैं कि ये और लंबा चले, ये जो डुअलिटी का जो गेम है। इसीलिए उन्होंने उस चीज को भी मैनिपुलेट करके 1000 years लिखा। और निकोला टेस्ला ऐसे हैं कि वो नंबर नंबर से जुड़ा हुआ एनर्जी और फ्यूचर, वो तीनों को एक साथ समझ सकते थे, देख सकते थे। इसीलिए उन्होंने कभी 1000 years लिखा ही नहीं था, वो असल में 108 वर्ष लिखा था। और 21 से अगर आप 108 जोड़ेंगे वो होता है 2029। उसके ऊपर भी हम आज डिस्कस करेंगे। तब क्या है कि उन्होंने सारे जो उनके जो विजन्स थे, 39 डेज का जो समाधि का समय था, उन्होंने जितने सारे विजन्स देखे, नॉलेज प्राप्त किया, उन सब को मिलाकर एक बुक बनाया। उस बुक का नाम है द यूनिवर्सल वन। तो आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं इस बुक में और उनके फाइंडिंग्स में जो सारे की सीक्रेट्स, जो 100 से भी ज़्यादा वर्ष पहले दिया गया, उन सारे डिस्कवरी को और नियम को, यूनिवर्स का जो नियम है, उन सभी के ऊपर हम एक के बाद एक चर्चा करेंगे। पहला पॉइंट है द यूनिवर्स इज ए थॉट। ब्रह्मांड एक सिर्फ विचार या तो मन से प्रकट हुआ एक कल्पना है। तो इसमें जो चित्र ठीक मेरे ऊपर दिया गया, उसको उन्होंने मैथमेटिकली फिजिक्स के नियम के अनुसार उन्होंने कैलकुलेशन किया। ये एनर्जीज कैसे पास ऑन होती है एक रियलिटी से दूसरे रियलिटी में, कैसे अंतर प्रकट करता है, और वो भी कैसे पूरे एटम लेवल तक, जिसमें हम ये भी समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का कैसा मूवमेंट होती है। तो आप समझ सकते हैं कि एटम के अंदर और जो ध्वनि है, साउंड जिसको कहते हैं, उसमें क्या फर्क पड़ने पे क्या रियलिटी में अंतर आती है, वो सभी चीजों को भी उन्होंने कैलकुलेशन किया। और जो सप्त किरण है 7 रंगों का, जो जिसको हम रेनबो कहते हैं,
उन सारे किरणों में कौन कौन से ऐसे पदार्थ शामिल हैं, मेटल पदार्थ, और वो कैसे इसमें इंटरफियर करते हैं इस ध्वनि तरंग में, और वो फिर रियलिटी को कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं, वो भी उन्होंने पता किया। तब उन्होंने एक चीज लिखा कि जो माइंड का पूरा प्रवाह है, वो अगर सेंटर हो जाए, मतलब केंद्रित हो जाए, तब क्या है कि वो मोशन को कंट्रोल कर सकता है। और वो कहाँ से? केवल अंदर से। और जो आप स्वर्ग, या तो बेहतर रियलिटी, या तो भगवान, या तो कोई भी चीज आप खोज रहे हैं, वो स्थिति में आप उसे प्राप्त कर सकते हैं जब आपका मन केंद्रित हो जाए। तब उन्होंने ये डुअलिटी को भी समझने के लिए बहुत सारे फिजिक्स के कैलकुलेशन किया, और उसमें पता किया कि ये द्वैत में भी ऊर्जा क्या दो तरफा काम करती है। तो उनको पता चला कि हाँ, दो तरफा काम करता है, क्योंकि ये पूरा का पूरा सृष्टि द्वैत पर आधारित है। इसलिए उन्होंने नाम दिया कॉम्प्लेक्सिटी। पूरा जटिलता से ये पूरा ऊर्जा जो है, एक के बाद एक के ऊपर एक छंदा हुआ है। तब उन्होंने बताया कि जो भी पदार्थ हम देख रहे हैं कि वो सॉलिड अवस्था में है, कठिन है, वो असल में वैसा है ही नहीं। मैटर सॉलिड है ही नहीं। और जो पदार्थ हम देख रहे हैं, वो असल में प्रकाश है, जो थॉट, मतलब अपने विचार के माध्यम से वो क्या है, स्थिर हो गया, स्लो हो गया है, इसलिए हम उसको देख पाते हैं। और जो भी चीजें हम पूरे इस जगत में, भौतिक जगत में देख रहे हैं, वो सभी क्रिस्टलाइज्ड लाइट है, यानी कि लाइट का क्रिस्टल फॉर्म है, इसीलिए हम उसको देख पा रहे हैं। और ये जो पूरा रियलिटी जो गढ़ जाता है, जितना चीजें हम देख सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, वो असल में कोई परमाणु, क्या न्यूक्लियस, इन सब के संरचना से नहीं बना है, क्योंकि उसी पर ही आधारित है सॉलिड लिक्विड गैस का। वो असल में किस पर आधारित है? उन्होंने बताया कि एक विचार, एक थॉट, एक आइडिया के ऊपर आधारित है। आप जब तक उसको प्रक्षेपित नहीं करते हो, यानी कि अपने ब्रेन से रिलीज नहीं करते हो, तब तक वो वस्तु आपके जगत में क्रिएट ही नहीं हुआ है, सृष्टि सृजन ही नहीं हुआ। तब ये द्वैत के आधार पर ये ऊर्जा को उन्होंने स्टडी किया और बताया कि साकार से जब निराकार के प्रति, जब हमारे विचार गति करते हैं, यानी कि साकार मन मतलब हम सोच रहे हैं कंटिन्यूस, निराकार मतलब धीरे धीरे मन केंद्रित होते 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 जब कुछ ही विचार बच जाते हैं, और बाकी सारे विचार खो जाते हैं, या तो जो इनपुट थॉट्स जो है वो बंद हो जाती है। तब उन्होंने कहा कि ये सोर्स ऊर्जा है, जिसको उन्होंने बताया कि ये विद्युत ऊर्जा है, और वो वन पॉइंट से वो रेडिएट करता है, जो लाइट है। और ये यूनिवर्स है, यही ब्रह्मांड है, जहाँ पे मन केंद्रित है, निराकार है, और वो एक पॉइंट से पूरा प्रकाश रेडिएट कर रहा है। पर मनुष्य का स्थिति अभी कहाँ पे है? हम कैसे हैं अभी? ठीक उसका ऑपोजिट। कैसे? कि सारा प्रकाश जो है वो एंट्रोपी बेस्ड सिस्टम है, मतलब सारा ऊर्जा जो है
हम खींच ही रहे हैं आपस में। हम खुद को एक एंकर पॉइंट बना लिया है, और हम सभी ऊर्जा रेडिएट नहीं कर रहे, हम खींच रहे हैं। और इवन स्पिरिचुअलिटी में भी आकर हम क्या करते हैं, जो ऊर्जा हमारे लिए सही नहीं है, या तो हम उसको डिसाइड या तो जज कर लेते हैं कि ये हमारे लिए खराब है, तो हम क्या करते हैं, ये सब जाए। वो कहाँ जाए, किसके प्रति जाए, या तो खराब इंटेंट के अनुसार किसी को हानि पहुंचाए, उसका जिम्मेदारी टोटली नहीं लेते हैं। और यही जो विद्युत ऊर्जा, यानी कि सोर्स का जो ऊर्जा, जब ये पूरा ऑपोजिट काम करे, तब वो पैदा क्या करता है, मैग्नेटिज्म पैदा करता है। वो है आकर्षण की ऊर्जा, ग्रेविटेशन। और वो भी आकर्षण नहीं है, वो मध्य आकर्षण है। यानी कि दो पार्टिकल के बीच का वो एक्सपांशन और कंप्रेशन का ऊर्जा है। और ये हमें किसके प्रति ले जाता है, निराकार तत्वों से साकार तत्वों के प्रति। और ये ऊर्जा कहाँ पे है, धरती पर है। तो आप आज इस स्लाइड से समझ सकते हैं कि हमारा फोकस कैसा है, पर ब्रह्मांड का फोकस किस आधार पर काम करता है, सोर्स किस आधार पर काम करता है। तब उन्होंने एक फाइनल कंक्लूजन बताया ये रिसर्च का, कि केवल एक ही शक्ति है यूनिवर्स का, जो ऊर्जा के माध्यम से फ्लो होती रहती है, और हमारा थिंकिंग माइंड जो है उसको कैच करता है, और रियलिटी प्रकट करता है, सृष्टि क्रिएट करता है, सृजन करता है। इसके अलावा कोई और ऊर्जा यहाँ पे है ही नहीं। तब इसी आधार पे अगर स्थिर चेतना में देखें, तो हम जो भी इंटेंट किसी भी व्यक्ति के प्रति कुछ भी छोड़ते हैं या रिलीज करते हैं, कोई भी भावना में आकर, अच्छा या बुरा, वो चीज जो है वो हम वही सोर्स की ऊर्जा को एक निराकार तत्व से साकार तत्व में उसको ऑल टाइम रिलीज करते हैं। तो हमारा स्थिर चित्त होना, या तो ध्यान करना कितना इम्पोर्टेंट है, आप यहाँ से समझ सकते हैं। नेक्स्ट, एक और चीज उन्होंने बताया, दूसरा डिस्कवरी है उनका, बताया कि जो सभी ऊर्जा है वो एक रिदम के अनुसार काम करते हैं। यानी कि उसके अंदर जो कंपन है, स्पंदन है, उसको अगर आप पकड़ सकते हैं, तो आप कोई भी सृष्टि बना सकते हैं, सृष्टि को किसी भी और मोड़ सकते हैं। तब हम तो अभी तक ये चीज तो बहुत बार कह दिया है, सभी व्यक्ति ये कहते सुनते हैं कि ये 3 डायमेंशनल रियलिटी है, 3D जगत, 3D जगत, 3D से 5D में जाना है, ये है वो है ऐसा करके। लेकिन असल में उसमें जो हम सभी के लिए एक चाबी है या की फैक्टर है, उस चीज को कैच नहीं करते हैं। हम 3D को दोष दिए फिरते रहते हैं कि ये हमारे लिए अच्छा नहीं है, हमको 5वें में चले जाना है। आप तब तक नहीं जा सकते, तब तक शिफ्ट तब तक नहीं पॉसिबल है आपके लिए, जब तक इस जगत में जो चाबी आपने प्लान करके लेकर आए हैं, उसको, उस दरवाजे को खोलना है, तब तक आप जा ही नहीं सकते। उस मनुष्य का तब तक इवोल्यूशन पॉसिबल नहीं है, जब तक इस लॉ को नहीं समझेगा। क्या है वो, कि
जैसे पिछले स्लाइड में हमने ये समझा कि आकर्षण की ऊर्जा है और रेडिएशन का भी ऊर्जा है। अगर हम रेडिएटिव बने तो प्रकाश का केंद्र बनते हैं और हम सोर्स जैसा कार्य करते हैं। और आकर्षण का केंद्र बनते हैं तो वो क्या होता है कि हम हर चीज को मेटेरियलाइज करेंगे, सृष्टि करते रहेंगे, और सृष्टि के अंदर सृष्टि यानी कि मैट्रिक्स के अंदर और मैट्रिक्स बनता जाएगा। तो दोनों में अलग वाइब्रेशन है, अलग फ्रीक्वेंसी है। ये तो उसका लॉजिकल आंसर है। तब उन्होंने इसी चीज को और सरल रूप में बताया कि नथिंग इज स्टैटिक। कोई भी जिसके अंदर जो कण इस सृष्टि में है, इस यूनिवर्स में है, सबके अंदर कॉन्शियसनेस है, सबके अंदर चेतना है, और कोई भी चीज स्थिर नहीं है। सभी इवोल्यूशन के रास्ते में हायर वाइब्रेशन को पकड़ते हुए चलते रहते हैं। तो हम जो दूसरों को देखकर ये कह देते हैं कि ये इसका कुछ नहीं होने वाला है, ये ध्यान नहीं कर रहा है, ये इसका मुक्त नहीं होगा, वो नहीं कर रहा है, उसका नहीं होगा, वो केवल आपका विचार है। अदरवाइज वो भी यूनिवर्स के अंदर उतना ही पावरफुल प्रकाश का कण है। उसके प्लान के तहत वो रिदम के अनुसार वो आगे बढ़ रहा है। तब उन्होंने बताया कि सभी कणों में क्या है, पल्स है, ब्रीदिंग है। चाहे आप एक छोटा सैंड का, बालू का एक कण भी लेंगे, उसके अंदर भी वाइब्रेशन है। क्योंकि अगर हम उसकी मॉलिक्यूलर संरचना देखें तो वो भी एक सिलिकेट है, और उसमें अगर उसकी संरचना बदले और कैल्शियम सिलिकेट बना दे तब वो क्वार्ट्ज बन जाता है, जो सबसे हाईएस्ट वाइब्रेटिंग क्रिस्टल है इस जगत में, इस धरती पर। तो वो आपके विचार के ऊपर डिपेंड है कि आप उसको कैसे आंक रहे हो। उसका कुछ नहीं हो रहा। तब उन्होंने एक और चीज बताया, इवन सॉलिड वॉल्स आर जस्ट फ्रोजन वेव्स। जिसको आप पूरा सॉलिड दीवार समझ रहे हैं, आपके घर के चारों ओर है, वो इस सृष्टि में जो एक वेव पार्टिकल्स हैं, उसका फ्रोजन स्थिति है वो। और इन वेव्स को, रिदम को अगर आप समझ गए और उसके अंदर जो चाबी है उसको अगर प्राप्त कर लिया, तब आप ऊर्जा के ऊपर मास्टरी हासिल कर सकते हैं। तब एक चीज उन्होंने क्लियर बताया कि अगर आप ब्रह्मांड को समझना चाहते हैं तो आप अपने अंदर खोजना पड़ेगा। और प्रश्न ये यहाँ से उठता है कि हमारे अंदर वो वेव रिदम कहाँ है, वो क्या है असल में? कोई आंसर दे सकते हैं? ब्रीदिंग है उसका सटीक आंसर। अपना श्वास है जो वो वेव रिदम को आप समझ सकते हैं कि मनुष्य कैसे उस स्पंदन को कैच करता है अपने श्वास के द्वारा। तब उन्होंने इनडायरेक्टली ये बताया कि अगर आप श्वास के ऊपर मास्टरी कर लो तो आप पूरे ब्रह्मांड को कंट्रोल कर सकते हो अपने अंदर से। रियलिटी इज बीइंग क्रिएटेड एंड मैनिपुलेटेड बाय अनसीन फोर्सेस। जो ये रिदम को कैच करते हैं और जिनका इस श्वास के ऊपर मास्टरी है, वही लोग इस सृष्टि को चलाते रहते हैं, कंट्रोल करते रहते हैं, और इस रियलिटी को मैनिपुलेट भी करते रहते हैं। तो यहाँ से हम क्या समझे? जो श्वास के ऊपर मास्टरी है, अर्थात वो तो एक महान साधक होगा।
जिसको हम परमहंस का उपाधि देते हैं। तो आप जो आज तक ये समझते आ रहे थे कि कोई डार्क है, कोई फलाना व्यक्ति खराब है, वो तो आपसे बड़ा मास्टर निकला। तो आप इस समझ के अनुसार आप उसको दिन रात कोसेंगे, या उसका पूजा करेंगे, या आप अपना मास्टरी हासिल करने के लिए अपना साधनाएं करेंगे। तो यहां से डुअलिटी टूट जाता है, राइट? एग्जैक्टली exactly. ये सोच अगर पिछले स्लाइड में प्रकट हुई, हम ये समझ गए, तो तीसरे डिस्कवरी में वो वही बताते हैं कि ये द्वैत जो है कि इल्यूजन है, जिसमें हम ये समझते रहते हैं गुड इविल, लाइट डार्क, लाइफ डेथ, ये सभी जो चल रहा है वो आपके विचार में है, वो असल में है ही नहीं। ऑल द टू साइड्स ऑफ द सेम कोइन, मतलब एक सिक्के का दो पहलू जैसा ही है, लेकिन है एक ही सिक्का। द यूनिवर्स इज सीकिंग बैलेंस, नॉट कॉन्फ्लिक्ट। और ब्रह्मांड क्या चाहता है, या तो क्या खोजते रहता है, वो ऑल टाइम बैलेंस रहे, अस्थिरता नहीं। अस्थिरता कहाँ पे है? पहले स्लाइड से अभी तक आपने समझ कर आए हैं। तो एक ही चीज है, अस्थिरता हमारे विचार में है। और इसी को कहा गया, जब वो परफेक्ट बैलेंस की स्थिति में आती है, तब बहुत पुराने समय काल में ये बताया गया कि ये आई ऑफ द हॉरस है। और इसके केंद्र में जो सेक्रेट ज्योमेट्री का फिगर वो क्रिएट होता है, वो है डोडेकाहेड्रन, वननेस का एनर्जी, सभी को एक तत्व में लाकर विलीन करना। इसीलिए ये इसके अंदर अगर आप ओवरऑली देखेंगे, तो एक स्टार टेट्राहेड्रॉन है जिसको हम मर्कबा भी कहते हैं, लेकिन वो 60 डिग्री के एंगल में है। पर उसके अंदर एग्जैक्टली दो डेकाहेड्रन जो है एक परफेक्ट बैलेंस में है, इक्वल एंड ऑपोजिट वे में। अगर ये 60 डिग्री एक एंगल में है, तो वो भी ऑपोजिट 60 डिग्री के एंगल में है। ये चीज बताता है कि ये वननेस को स्थिति को ये पूरा बैलेंस कर रहा है। तब उन्होंने एक चीज क्लियरली बताया कि जो रियलिटी आप देख रहे हैं वो एक पैराडॉक्स जैसा है। इसलिए हम फिर से आपको आग्रह कर रहे हैं या अनुरोध कर रहे हैं कि आप रियलिटी इज जस्ट पैराडॉक्स का एक सेशन ऑलरेडी बनाया गया है, आप उसको जरूर देखिए। उसमें सारे वैज्ञानिक तथ्य और जो आध्यात्मिक एक्सपीरियंस से वो पूरा सेशन बनाया गया है, आप अगर देखेंगे तो क्लियरली आपको पता चलेगा कि यूनिवर्स कौन सा बैलेंस हमसे एक्सपेक्ट करता है, या तो हम खुद, अगर यूनिवर्स खुद को समझते हैं, तो हमें कैसे बैलेंस की स्थिति में रहना चाहिए। अब चौथे डिस्कवरी उन्होंने किया कि बताया मैटर इज बॉर्न फ्रॉम लाइट। पदार्थ जो है, जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, सूंघ सकते हैं, स्वाद चख सकते हैं, वो जो पदार्थ है, यानी कि पूर्ण भौतिक अवस्था में है, वो लाइट से ही प्रकट हुआ है। और उसके ऊपर भी उन्होंने साउंड और लाइट दोनों का उन्होंने फिजिक्स लेवल पर एक्सपेरिमेंट्स किए, जिसका सारा ग्राफ और चित्र जो है ऊपर शेयर किया गया।
और कैसे हमारा जो मध्य आकर्षण शक्ति, जिसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स फील्ड कहते हैं, वो शक्ति इसके लिए पूरा उत्तरदायी है कि वो पदार्थ को एक भौतिक स्थिति में लाकर हमारे सामने प्रकट करता है। तब उन्होंने एक चीज बताया कि एटम्स एज स्पाइरलिंग लाइट कंप्रेस्ड इनटू फॉर्म। लाइट के इतने सारे कण जो हैं वो स्पाइरल होकर अगर एक फॉर्म में अगर कंप्रेस हो जाए तो वो पदार्थ बनता है। द ग्रेविटी साइकिल इज द मोटिवेटिव फोर्स ऑफ द यूनिवर्सल हार्ट बीट इन द वेव। आप ये पॉइंट को अगर ध्यान से समझेंगे तो गैलेक्टिक सुपरवेव में एक चीज बताया गया कि जब यूनिवर्स के अंदर एनफ एक्सपेंशन होगा तो वो कंप्रेशन को भी रिलीज करेगा, और वो है कंप्रेशन ब्रेक थ्रू। और वो समय है द टाइम व्हेन द गैलेक्टिक सी ऑफ लव जो है पूरे ब्रह्मांड में स्प्रेड होगा और बैलेंस को क्रिएट करेगा। और जो इस ब्रह्मांड के अंदर अव्यवस्थित ऊर्जाएं, सृष्टि, रियलिटी जो चीजें हैं, उन सब चीज को वो पूरी तरह से गायब कर देगा या तो रूपांतरित करेगा एक बैलेंस्ड फॉर्म में, जिसको अलग अलग नाम में हम समझते हैं। कोई बोलता है युग परिवर्तन है, कोई बोलता है पांचवा आयाम है, कोई बोलता है रियलिटी का चेंज है, कोई बोलता है कि डिवाइन फेमिनिन मस्कुलिन का बैलेंस है। ये सब उसके अलग अलग नाम है, लेकिन ये समय में हम आगे गति कर रहे हैं। बहुत जल्द वो बदलाव और तेजी से दिखेंगे। डायमेंशन, ऑब्जेक्टिविटी, चेंज एंड टाइम आर क्रिएटेड बाय 9 octave सीरीज ऑफ राडार मिरर्स। ये एक बहुत ही हायर टेक्नोलॉजीज हैं जिस आधार पर ये पूरे ब्रह्मांड के अंदर जहां जहां पे मैट्रिक्स या माया को बनाया गया, उसका मूल आधार बताया जा रहा है। ये नॉलेज आपको और कहीं नहीं मिलेगा। इसी के अंदर बताया गया है कि माया कैसे बनाया गया है, कि कुछ हायर ऑक्टेव वेव रिदम को लेकर राडार मिरर्स को यूज किया गया है, जिससे ये पूरा भौतिक जगत क्रिएट हुआ है, जिसको हम वेल, मैट्रिक्स, माया, या तो माया का लेयर कहते हैं, या तो डॉक्टर नरूदा के भाषा में बबल कहते हैं। और ये एक प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया है इसी यूनिवर्स के अंदर। और हम जो भी सारे मूल तत्व देखते हैं, जल, आकाश, वायु, आग, अग्नि जो है, पृथ्वी जो है, ये सभी तत्व जो है ये इसी फॉर्म से क्रिएट हुए हैं, ये पंच तत्व। और वो आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं या तो इंटर फॉर्मेशन भी कर सकते हैं। जैसे कि उन्होंने बताया कि इसी आधार पे पानी जो है अगर उसको कंप्रेस कर दिया जाए तो वो आग भी बन सकता है। तो आप बोलोगे क्या बात कर रही, कोई मैजिक है क्या? नहीं, ये इस ब्रह्मांड में जो सारे तत्व के आधार पर ज्ञान को छुपाया गया है उसको हम आज समझ रहे हैं। और फायर को अगर हम एक्सपांड कर दें, मतलब पूरी तरह से उसको लूज कर दें, खोल दें, तो वो पानी बन जाएगा। इसके लिए आपको ये जो चारों ड्रैगन जो तत्व हैं, अर्थ, फायर, वाटर एंड एयर, ये जो चार तत्व के जो ड्रैगन की ऊर्जा है
उसको आप पढ़ेंगे तो आप समझेंगे कि ये चारों ड्रैगन जो ऊर्जा है एक इन्फिनिट जैसा आपस में इंटर कन्वर्जन होते रहते हैं। तो और एक चीज उन्होंने बताया कि व्हेन कंप्रेशन सीजेस द मैटर वेनिसेस। जब ये कंप्रेशन पूरी तरह से सीज हो जाएगा यानी कि हट जाएगा, तब ये जो भौतिक पदार्थ है वो गायब हो जाएगा। आप इस चीज को दोबारा सुनिए और पहले स्लाइड को पीछे करके देखिए जहां पे साकार से निराकार का यात्रा बताया गया। तब एक और कंक्लूजन उन्होंने बताया कि डेथ जो है इज सिंपली द रिलीज ऑफ ट्रैप्ड लाइट। मृत्यु क्या है कि प्रकाश को एक जगह बांध के रखा था और उसको रिलीज कर दिया, यही मृत्यु है। तो आप समझ सकते हैं कि प्रकाश क्या है। प्रकाश वही ब्रह्म है, वही आत्मा है जो हमारे अंदर है। और जब शरीर छोड़े तो वो पूरी तरह से मुक्त होकर वो निकल जाता है, यानी कि वो उसके अंदर ट्रैप्ड था। अब नेक्स्ट डिस्कवरी पे चलते हैं। वहां बताते हैं कि द ट्रू नेचर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या है। अब धीरे धीरे माया के उन सारे लेयर को हम आज खोलेंगे, जिससे जिसको हम उचित मानकर हमारे जो एजुकेशनल सिस्टम में जो पढ़ाया गया उसको सत्य मानते आए हैं, लेकिन वो बिल्कुल वैसा नहीं है। तब यहाँ पे पहला पॉइंट वो बताते हैं द मेन स्ट्रीम साइंस मिसअंडरस्टूड द इलेक्ट्रिसिटी। जो मुख्य धारा का जो विज्ञान का जो ज्ञान है या पढ़ाया जाता है, बांटा जाता है, वो असल में विद्युत शक्ति को आज तक वो समझ ही नहीं पाया है। एक अलग या तो नेगेटिव धारणा उसके ऊपर बनाया हुआ है। इट इज नॉट ए सिंपल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जो हम कहते हैं कि चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन जो है कैथोड से एनोड के प्रति या एनोड से कैथोड के प्रति जाता है करके, और वहां से ये सारा इलेक्ट्रिसिटी पैदा होता है, लाइट जलते हैं, सब चीज चलता है करके, बिल्कुल वैसा है ही नहीं। तब असल में है क्या इलेक्ट्रिसिटी? इलेक्ट्रिसिटी को बताया जाता है कि इट इज ए लिविंग ब्रीदिंग स्पाइरल ऑफ एनर्जी। जिन साथियों ने ड्रैगन वॉटेक्स सेशन को ध्यान से सुना होगा, समझा होगा, ये वाला पार्ट से आप लिंक करके उस चीज को और आसानी से समझ सकते हैं कि ये एक पूरा श्वास जैसा रिदम वाला एक स्पाइरल एनर्जी है। ऐसे ऐसे केंद्र तक फ्लो होता है और केंद्र से अगेन खुलकर वो फ्लो होकर अर्थ सेंटर तक फ्लो होता है। तो वो केंद्र है कहाँ, जिससे ये सारा रियलिटी प्रकट होती है? वो है हार्ट सेंटर। जो आपने आपके हृदय में कन्विक्शन बैठ गया कि ये ऐसा ही होता है और ये ऐसा ही होगा करके, वो होता रहता है, रियलिटी प्रकट होते रहता है। इसीलिए वो विजन के आधार पर आप सभी को एक ध्यान भी बताया गया, जिससे आप अपनी रियलिटी को पूरी अपने हाथ में ले सकते हैं। और जब तक एक पूरा एक समूह उसको यूज नहीं करेगा, तब तक हम इस सामूहिक रियलिटी को बदल नहीं सकते हैं। क्योंकि ये जो भी जगत हम अनुभव कर रहे हैं ये एक कलेक्टिव रियलिटी है, सामूहिक वास्तविकता है। और सबके मन मस्तिष्क में वो कन्विक्शन या तो बीज होना चाहिए कि हम बदल सकते हैं करके।
तब उन्होंने वही चीज दोहराया कि हार्नेसिंग इट करेक्टली कुड अनलॉक द लिमिटलेस पावर। अगर हम इस चीज को करेक्ट वे में, अगर हम ये विद्युत ऊर्जा को अगर हार्नेस करेंगे, कलेक्ट करेंगे, एंकर करेंगे, तो हमारे अंदर लिमिटलेस पावर आ सकती है। या तो हम किसी भी रियलिटी को लिमिटलेस पावर के आधार पर बदल सकते हैं। तब एक चीज बताया गया कि ये पूरा यूनिवर्स जो है, ये एक विद्युत ऊर्जा से चलने वाली ब्रह्मांड है, जिसको इलेक्ट्रिक यूनिवर्स कहा गया। आने वाले कुछ सत्रों में इलेक्ट्रिक यूनिवर्स के ऊपर भी बताया जाएगा। और इलेक्ट्रिक यूनिवर्स का जो कॉन्सेप्ट है, या तो मूल ज्ञान अगर हम कहें, तो किन्होंने बताया, वो है महर्षि ज्वालाकुल ने पहली बार बताया था। और उन्होंने ये भी कहा था कि एक ऐसा समय आएगा जब प्लूटो जो है वो कुंभ राशि में होगा, और ये ज्ञान सभी में प्रकट होगा कि ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड विद्युत ऊर्जा से चलती है, और एक विद्युत ऊर्जा का ही प्रवाह है, जिसका एक मूल बिंदु है, वो है प्लाज्मा। तो ऑलरेडी स्टेप बाय स्टेप सारा सेशन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है। देखना समझना आपके ऊपर आधारित है, मतलब निर्भर है कि आप देखते हैं या सिंपली ऐसे ही छोड़ देते हैं कि हाँ कुछ ये साइंटिफिक बातें हैं करके। नेक्स्ट है स्पेस इज नॉट एम्प्टी करके उन्होंने बताया कि जो ब्रह्मांड हम देखते हैं, महाकाश जिसको महाशून्य बताया जाता है, वो असल में शून्य नहीं है, खाली नहीं है। स्पेस इज ए लिविंग सी ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। पूरा का पूरा महाकाश जो है वो एक जीता जागता या तो जीवित समंदर जैसा है, और उसके अंदर इन्फिनिट एनर्जी है। इट गिव्स बर्थ टू ऑल मैटर। ये हर एक पदार्थ को ये जन्म देता रहता है जो हम कल्प में कल्पना करते हैं। टैपिंग इनटू दिस कॉस्मिक सी वुड मेक स्कैरसिटी ऑब्सोलेट। यहाँ पे एक और पॉइंट है। क्या है कि ब्रह्मांड में किसी भी तत्व, किसी भी तथ्य, किसी भी ज्ञान, किसी भी चीज की कमी नहीं है। अगर हम यही ब्रह्मांडीय ऊर्जा को अगर सही तरीके से अगर हम इसको हार्नेस करें, एंकर करें, तो कमी बोलकर जो एक जो शब्द है वो ऑब्सोलेट हो जाएगा, यानी कि पूरी तरह से नलिफाई हो जाएगा, वो अस्तित्व से गायब हो जाएगा, कोई चीज की कमी है बोलकर। इतना पॉसिबिलिटी है। तब एक और चीज हम इन तीनों पॉइंट से समझ सकते हैं कि मैट्रिक्स जो है वो एंट्रोपी पे आधारित है। ये विज्ञान और आध्यात्म दोनों में खोज करके बताया गया है, जो हम कोबरा के ब्लॉग से भी पढ़ सकते हैं। और जिनको कोबरा से एलर्जी है वो खुद खोज करके भी पढ़ सकते हैं, ये चीज ऑलरेडी प्रूव्ड है। लेकिन यूनिवर्स जो है ऐसे काम नहीं करता है। कैसे? एंट्रोपी पे। एंट्रोपी अर्थात सारी शक्ति और ऊर्जा को अपने तरफ खींचना, और उसका एक सृष्टि के विपक्ष यानी कि पूरी तरह से उल्टा यूज करना, यह है एंट्रोपी का आधार। तो यहाँ पे एक चीज उन्होंने क्लियरली बताया कि यूनिवर्स जो है इस एंट्रोपी बेस्ड सिस्टम के अनुसार नहीं चलता है। तो कैसे चलता है? Universe as a divine creation that emerges out of an eternal state of absolute existence that was termed zero.
ये एक दैविक सृष्टि है, यूनिवर्स जो है। और वो कैसे उत्पत्ति होता है, कैसे सामने प्रकट होता है, कि ये एक शाश्वत स्थिति है जो हमेशा से था और हमेशा रहेगा ऐसा। और वो कैसे उसको नामांकित कर सकते हैं? शून्य पर। इसीलिए उसको महाशून्य बताया गया। उसका ये अर्थ नहीं कि उसका वैल्यू शून्य है करके, बट शून्य में जैसे हमारे पास इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी है कि शून्य को शून्य एक भी कर सकते हैं, एक आगे लगाए तो 10 होगा, 9 लगाए तो 90 होगा, ऐसे इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज हैं उसके अंदर। फ्रॉम दिस इटरनल स्टेट, विद इन दिस इटरनल स्टेट, ये पॉइंट को आपको ध्यान से समझना होगा। इसी शाश्वत स्थिति से और इसी शाश्वत स्थिति के अंदर रहकर एट रेगुलर पीरियोडिक इंटरवल्स डिवाइन कॉन्शियसनेस एवेकन्स। अगर आप इस स्थिति में अगर रहना सीख लो, इस स्थिति में आना सीख लो, तो आपके अंदर रेगुलरली और एक पीरियोडिक वे में, यानी कि कभी कभी या बहुत बार या प्रतिदिन, आपके अंदर दैविक चेतना की जागृति हो सकती है और बिकम्स यूनिटी। वो किस यूनिटी को बताया जा रहा है? यूनिटी कॉन्शियसनेस को, जो सामूहिक चेतना, एक चेतना है। यूनिटी अंडरलाइज ऑल द नंबर ऑफ एग्जिस्टेंस। उसके अंदर सभी नंबर निहित है, उसके अंदर पूरी तरह से समाया हुआ है। तो हम यहाँ से ये भी समझ सकते हैं कि ध्यान का स्थिति में आगे बढ़ते हुए समाधि का स्थिति, जो पूरा निराकार का स्थिति है, उसमें आना, निर्विकार की स्थिति में आना कितना इम्पोर्टेंट है, कितना वैल्यूएबल है, यहाँ से हम समझ सकते हैं। अब उसी शून्यता का दूसरा पहलू समझेंगे, वो कैसे काम करता है। एट द एंड ऑफ प्री स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ टाइम, यूनिटी फुलफिल्स इट्स अवेकनिंग। ये पॉइंट कब कहा गया? 1921 में कहा गया कि एक प्री स्पेसिफाइड टाइम है, यानी कि पूर्व निर्धारित समय है, जब उसका अंत होगा, ये सामूहिक चेतना का जागृति होगा, प्रोसीड्स बैक इनटू स्टेट ऑफ रेस्ट। अब उसके अंदर और एक्सपेंशन नहीं होगा, जितना एक्सपांड हुआ था हो चुका। अब वो शून्यता में लौटेगा और शून्यता की स्थिति में ही रहेगा। ये कौन सा स्थिति है? ये एग्जैक्टली वही स्थिति है जहाँ पे अनेकों वैज्ञानिक या तो जितने भी स्पिरिचुअल सीकर्स पिछले टाइमलाइन में हुए, उनके खोज से उसको बताया गया कि द गैलेक्टिक रिसेट, और इसको ये भी कहा गया कि ये एक यूनिवर्स लेवल का एक रीसेट है, जिसमें जब गैलेक्टिक पल्स का जो प्रभाव होगा, वो सारे तत्वों को अपने अंदर खींचेगा, वो जो स्पाइरल एनर्जी भंवर जो है, और जो अव्यवस्थित है उन सबको उस रियलिटी से गायब कर देगा। इसलिए आज भी गैलेक्टिक सुपरवेव वाला सेशन उतना ही इम्पोर्टेंट है जब उसे बनाया गया था। तो अगर इन चीज़ों को और बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं, उसको दोबारा देख सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग द नंबर्स दैट टर्न्ड chaos into cosmos begins to unveil the mind of the creator। ये आप खुद में ही एक पावरफुल वाक्य है कि अगर आप
नंबर को समझ लोगे, कौन से, यही 0 से लेकर 9 तक जो पूरा नंबर है सिस्टम, उनके अंदर का जो ऊर्जा है उसको अगर समझ लोगे, जो सारा केओस आप देख रहे हो वो असल में ब्रह्मांडीय ऊर्जा में परिवर्तित होकर वो सृष्टिकर्ता के माइंड की तरह आपका माइंड कार्य करने लगेगा। तब उन्होंने बताया कि नंबर्स आर को इटर्नल विथ गॉड। ये जो सारे नंबर हैं वो सह शाश्वत हैं ईश्वर की तरह। तो एक बुक उन्होंने सजेस्ट किया, वो बुक है द बुक ऑफ नंबर, और ये लैटिन भाषा में था, अब इंग्लिश में भी है, लेकिन ये बुक हमारे पास नहीं है। तो काइंडली मुझे रिक्वेस्ट ना करें कि ये बुक हमें दे दो, आपको खोजना पड़ेगा। बट ये खुद में बहुत पावरफुल बुक है। अगर आप यूनिवर्स का एनर्जीज को समझना चाहते हो और उसको यूज करना चाहते हो, उसका नाम है ओमनिया इन न्यूमेरिस सीटा सुंट, द बुक ऑफ नंबर्स करके। उसमें आपको क्लियरली ये स्पाइरल एनर्जी के बारे में भी बहुत सारा नॉलेजेस है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। उसी का ही एक कंप्रेस्ड फॉर्म है द वाइट ड्रैगन वॉर्टेक्स, जो आपको ध्यान दिया गया है। अब नेक्स्ट डिस्कवरी ये है, हेल्थ इज रिदम। हमारा जो स्वास्थ्य है वो एक रिदम की तरह काम करता है। इसीलिए ब्रह्मांड का चित्र भी दिया गया है, साथ में आपका ये स्वास्थ्य का भी चित्र दिया गया, जिसमें एक व्यक्ति ध्यान कर रहा है। तो उसमें बताते हैं कि डिजीज इज ए डिजर्प्शन ऑफ द बॉडीज नेचुरल रिदम। बॉडी का जो नेचुरल रिदम है उसमें अगर गड़बड़ी आ गई, उसी चीज को ही डिजीज कहा जाता है, बीमारी, अस्वास्थ्य, स्वास्थ्यकर कंडीशन जो है। तो वो असल में है क्या, वो है श्वास। ये मेडिकल साइंस में पूरा प्रूवन है डेटा कि शरीर के 100% जो भी सारे बीमारियां हैं या सिम्टम है, सिंड्रोम है, कुछ भी है, वो सभी का एक मूल कारण है कि आपका श्वास लेने का जो विधि है वो गलत होना। गलत तरीके से जो श्वास लिया जाता है उसके अंदर जो इम्बैलेंस क्रिएट होता है, उस वो है मेन कारण। रेस्टोर द रिदम, यू रेस्टोर द हेल्थ। आप अगर उस रिदम को अगर पुनः जो उसका ओरिजिनल स्थिति में है उसको अगर ले आएंगे, तो आपका अगेन हेल्थ जो है वो पूरा ठीक हो जाएगा। इसलिए काफी बार हम अपने सेल्स को, अपने ऑर्गन्स को कमांड देते हैं, और उसी कमांड से वो सारा हेल्थ का जो प्रॉब्लम है बहुत इजीली, बहुत फास्ट वे में इम्प्रूव होता है और ठीक भी हो जाता है। क्योंकि आप स्वयं अगर पूरा बॉडी का जो अधिकारी है, और एक एक सेल क्या है, वो अगर एक मनुष्य है, एक सेल, तो आप अकेले उसके हायर सेल्फ हैं। आप अगर उस हायर सेल्फ की तरह उसको कमांड देंगे तो वो सुनेगा, वो करेगा भी। इसलिए बताया जाता है द बॉडी रिदम जो है वो कैसे काम करता है। ये टेक्निक है, आप चाहे तो लिख कर रख सकते हैं। पहला फोकस है ब्रीदिंग। दूसरा है विजुअलाइजिंग द एक्सपांशन। तीसरा है आप स्वयं ब्रह्मांड है। और उसका जो मेन कोर है वो है सूर्य। इसलिए आप मेरे एग्जैक्टली
ये तो स्वास्थ्य के लिए है, उसके ठीक साइड में देखिए, वो बताया गया ब्रह्मांड का चित्र है। तो ब्रह्मांड के कोर में क्या है? एक कॉस्मिक सेंट्रल सन है, जिसको हम ग्रेट सेंट्रल सन कहते हैं। तो ये चारों चीज को अगर आप एक कोई भी टेक्निक खुद से प्लान करके, विजुलाइज करके, श्वास के साथ ढाल कर सकते हैं, तो ये आपका बनाया हुआ, आपके लिए मास्टर टेक्निक बन सकता है, जिससे आपका हेल्थ, आपका रियलिटी, सब कुछ इम्प्रूव भी होगा और आप बदल भी सकते हैं। और इन चारों चीजों को अगर हम ध्यान से देखें, जो साथी रेनबो ब्रिज भी कर रहे हैं, उसमें ये चारों चीज कवर होती है। जो साथी कर रहे हैं वो इस चीज का अनुभव ले रहे होंगे। दिस hinted at future medicine beyond drugs and surgery। ये कब बात कही गई थी? 1921 में कहा गया कि अगर ये चारों चीज को अगर आप ढाल दें एक ही तकनीक, या तो अपने अंदर का प्रोसेस, जो भी साधना आप करते हैं, तो क्या है कि एक ऐसा भविष्य आप गढ़ सकते हैं पूरे मानवता के लिए, जो सारे जो मेडिसिन है, सर्जरी है, ये सभी चीजें बिल्कुल जरूरत भी नहीं पड़ेगा। वाल्टर रसल एक चीज कहते हैं कि ये सत्य को आपको पूरी तरह से अपने अंदर एसिमिलेट कर लेना है कि वी आर इनफाइनाइट, हम सभी असीमित हैं, और हम स्वयं में ब्रह्मांड हैं। ये थी आज का सेशन। और चैनल को भी आप सपोर्ट कीजिए, जो साथी फाइनेंशियली सक्षम है, आप चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं, जिससे हम हमारे शोध और रिसर्च के ऊपर ये हेल्प करता है। तो चैनल को ज़रूर सपोर्ट कीजिए फाइनेंशियली। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस लाइव सत्र में भाग लेने के लिए। तो सेशन क्लोज करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप अभ्यास करते रहें और चेतना की यात्रा में आप आगे बढ़ते रहें। सभी को प्रणाम।